चलिए स्टार्ट करते हैं सेल के टॉपिक में। जो लास्ट का सेक्शन है 56 एंड देन 57, देन हम लोग आज बात करेंगे सेक्शन 58। ये 3 सेक्शन आज पढ़ने हैं आपको। तो 56 में आप लोगों को ध्यान होगा मार्शलिंग का कंसेप्ट बताया गया था, जहां पे हमने ये देखा था कि एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज रखी हैं, है ना। ए ने अपनी प्रॉपर्टीज एक्स वाई और जेड बी के पास मॉर्गेज रखी थी, और उसके बाद इसमें से एक प्रॉपर्टी को, एक्स नाम की प्रॉपर्टी को उसने क्या कर दिया, सी को सेल कर दिया था। तो यहाँ पे जो सेक्शन 56 का कंसेप्ट है वो आपको क्या बता रहा था, मार्शलिंग का, जिसमें सी के राइट की बात की गई है कि जब ये मॉर्गेजी बी को अपना लोन का अमाउंट पे ऑफ नहीं होता है, he has a right to sell the properties and recover the amount of loan and interest. So C यानी कि जो बायर है इस प्रॉपर्टी का, वो कंपेल कर सकता है बी को कि आपको पहले Y और Z नाम की प्रॉपर्टीज में से क्या करना है, अपने लोन की अमाउंट रिकवर करनी है। बिकॉज आपके पास तो और भी है, मेरे पास तो ले दे करके क्या है, एक ही प्रॉपर्टी है। तो आपके पास और प्रॉपर्टीज भी हैं। एट फर्स्ट आप उसमें से अपना लोन पे ऑफ करने की ट्राई कीजिए, नहीं होता देन आप सी पे आइए। तो ये कंपेल कर सकता है बायर। इसका जो राइट है वो यहाँ पे इस सेक्शन में आपको बताया गया है। चलिए देखते हैं। नीतू आप प्लीज अपना माइक ऑफ करें। यस, थैंक यू। चलिए देखिए, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। सब्सिक्वेंट परचेजर का मार्शलिंग का राइट। सब्सिक्वेंट क्यों कह रहे हैं हम उसे, पहले कोई बायर थोड़ी है, लेकिन पहले कौन है, मॉर्गेजी है। मॉर्गेज करने के बाद उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले व्यक्ति को सब्सिक्वेंट परचेजर कहा गया है। इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, मॉर्गेजेस दैम टू 1 पर्सन, वो एक व्यक्ति को क्या करता है, मॉर्गेज करता है, बंधक रखता है, एंड देन सेल्स 1 और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर पर्सन, और उसके बाद क्या करता है, उसमें से एक या ज्यादा प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति को बेच देता है। द बायर इज एंटाइटल्ड, कौन एंटाइटल है, बायर, क्रेता, एंटाइटल्ड टू हैव द मॉर्गेज डेट सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज नॉट सोल्ड टू हिम। बायर का ये अधिकार है, वो हकदार है इस बात का कि वो ये कह सकता है बायर को, सॉरी मॉर्गेजी को, कि आपके पास वो प्रॉपर्टीज जो कि मॉर्गेज में रखी गई हैं और मुझे बेची नहीं गई हैं, आप अपने लोन की अमाउंट उसमें से रिकवर करें। so far as the same will extend, और किस सीमा तक, जिस सीमा तक हो जाए उस सीमा तक, है ना, क्योंकि अब यहाँ जितना अमाउंट रिकवर होगा उससे ज्यादा तो रिकवर हो ही नहीं सकता अगर उस प्रॉपर्टीज में से, तो फिर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आइएगा। बट नो, not so as to prejudice the rights of the mortgagee or persons claiming under him or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो कंपेल करने का काम है सी का, हम सी के बायर के अधिकारों की बात कर रहे हैं, इसको अपने राइट्स का यूज करते समय ये ध्यान रखना होगा कि इसके राइट्स का इस्तेमाल करते समय कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके राइट्स पर एडवर्स इफेक्ट पड़ जाए। कोई ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर हो जाता है जिसको कि इन ट्रांजेक्शन्स की कोई नॉलेज नहीं हो और वो बोनाफाइड वे से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो हमें उसके थर्ड पार्टी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अपने राइट्स को यूज करेगा कि किसी अनदर पर्सन के राइट्स पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, इस व्यक्ति के राइट्स पर भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। सपोज इन 2 प्रॉपर्टीज में से उसका अमाउंट रिकवर ही नहीं हो रहा, तो क्या करेगा, तीसरी को यूज करेगा ही करेगा। तो ये कंसेप्ट है आपका सेक्शन 56 का। बताइए, कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आज अपन ने बेयर एक्ट का लैंग्वेज देख लिया। एनी डाउट, ऑनलाइन में भी किसी का कोई सवाल? हाँ जी, सी को जो कुछ भी नुकसान यहाँ पे होता है उसकी रिकवरी यहाँ पे ए के थ्रू की जा सकेगी। एनी क्वेरी फ्रॉम ऑनलाइन? नो मैम। नो मैम। ऑफलाइन में भी क्लियर? नो मैम। अब हम चलते हैं सेक्शन 57, प्रोविजन। देखिए हेडिंग क्या है, डिस्चार्ज ऑफ एनकम्बरेंसेस ऑन सेल।
डिस्चार्ज ऑफ एनकम्बरेंसेस, हम जो भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरीके का भार है, चार्ज है, या कोई मॉर्गेज पे रखी गई है, उस प्रॉपर्टी को अगर बेचा जा रहा है जिसके ऊपर किसी तरीके का भार है, तो उस भार को क्या कर रहे हैं अपन, हटा रहे हैं। डिस्चार्ज मतलब हटाना, उसको खत्म करना। तो अगर कोई भार है किसी प्रॉपर्टी पे, हमारे सिर पे पत्थर रखा हुआ है तो हम उसको हटा रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो जो चार्ज क्रिएट हुआ है या मॉर्गेज क्रिएट हुआ है उसे वो रिमूव कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। कैसे कर रहे हैं हम, न्यायालय की मदद से करेंगे। प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर एनकम्बरेंसेस एंड सेल फ्रीड देयरफ्रॉम, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बेची गई है या कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू बेची जाएगी और वो एनकम्बरेंसेस यानी विलंगम युक्त है, भार युक्त है, मॉर्गेज था उसमें, तो उसका स्टेटस क्या रहेगा। Where immovable property is subject to any encumbrance, ऐसी immovable property जहां पे क्या है, कोई encumbrance या कोई चार्ज है। Whether immediately payable or not, मतलब ये जरूरी नहीं कि अभी के अभी वो चार्ज पे करना है। सपोज किसी प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस अलाउंस किसी महिला को देना है, एक व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी है उसमें से भरण पोषण भत्ता एक महिला के पास हर महीने जाना है, तो सारा का सारा आज थोड़ी जाना है, कैसे जाना है, एवरी मंथ जाना है जब तक वो जीवित रहे। तो अभी देना है या इन फ्यूचर देना है, इज सोल्ड बाय द कोर्ट, और ऐसी प्रॉपर्टी को क्या किया गया है, किसी डिक्री या किसी मामले में न्यायालय के द्वारा उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है, और इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री या डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोर्ट के द्वारा उसे बेचा गया है, और आउट ऑफ कोर्ट या आउट ऑफ कोर्ट भी उसे बेचा गया है। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, अगर न्यायालय उचित समझेगा, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सेल डायरेक्ट और अलाउ पेमेंट इनटू कोर्ट। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टी जो सेल का कोई भी पक्षकार है, विक्रय का कोई भी पक्षकार है, वो कोर्ट में आवेदन करेगा कि हमारी इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, चार्ज क्रिएट है, इसको फ्री किया जाए, हम इसे बेच रहे हैं, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है, बाय द कोर्ट हो सकता है, आउट ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है, लेकिन बेचने पे हमें क्या चाहिए, वो जो चार्ज फ्री करवानी है प्रॉपर्टी, डिस्चार्ज करवाना है प्रॉपर्टी को, वो तो कैसे होगा, बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट होगा। सो कोर्ट क्या कहेगा, अब सुओ मोटो नहीं लेगा, स्वतः नहीं लेगा, किसके एप्लीकेशन पर, पार्टीज दोनों में से कोई भी हो सकती है सेल की, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर इंटरफेयर करेगा। ठीक है, क्या कहेगा कि कोर्ट में पैसा जमा कराओ प्रॉपर्टी बेच के, भाई वो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बेची जा रही है, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर एक महिला को क्या मिलना है, भरण पोषण भत्ता, अब वो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, अब उस महिला के राइट्स क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे, और खरीदने वाला भी कहेगा मैं नहीं खरीद रहा हूं भैया, इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, पहले इसको फ्री करो। अब कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट पार्टीज को ये कहेगा कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचो, इसमें से जो मेंटेनेंस अलाउंस है उसको हमें उस महिला तक तो देना ही है, उसका रास्ता निकालेगा। तो वो कैसे होगा, इसका देखिए, इन केस ऑफ एन एनुअल और मंथली सम चार्ज्ड ऑन द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई वार्षिक राशि है जो चार्ज है या मंथली है, जैसे मैंने आपको बताया एवरी मंथ मेंटेनेंस अलाउंस देना है, एनुअली कोई अमाउंट देना है, और ऑफ अ कैपिटल सम चार्ज्ड ऑन अ डिटरमिनेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, या फिर कोई एक मुश्त राशि है, कोई एवरी मंथ नहीं दी जानी है, एनुअली नहीं दी जानी है, एक मंथ एक मुश्त जो राशि है कैपिटल अमाउंट, वो उस प्रॉपर्टी में से दी जानी है। Of such amount as when invested in securities of central government, the court considers will be sufficient by means of interest thereof to keep down or otherwise provide for that charge. कोर्ट क्या कहेगा, अब उस महिला को जो भरण पोषण भत्ता भत्ता देना है और इस प्रॉपर्टी को भी फ्री फ्रॉम द चार्ज करना है, ये जस्टिफिकेशन करने के लिए कोर्ट क्या कहेगा, भाई जितना पैसा इनको जाना है एवरी मंथ जाना है, तो आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, प्रतिभूतियों में ये राशि निवेश कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि उसका जो पर्टिकुलर एवरी मंथ आने वाला या एनुअली पीरियोडिकली आने वाला अमाउंट है उस पार्टी को ट्रांसफर होता रहेगा। तो कोर्ट क्या आदेश दे रहा है कि सरकार की प्रतिभूतियों में, सेफ हो गया ना एक तरीके से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैसे तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कई कंपनीज जो है वो रन कर रही हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो किसमें इन्वेस्ट करवाने को कह रहा है कोर्ट, केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों में, जिसमें राशि अगर लगा दी गई तो फिर वो एवरी मंथ जो उसका ब्याज आएगा प्रतिभूतियों का, वो उस महिला को भरण पोषण के रूप में या जिस भी प्रकार का चार्ज है उसको पे ऑफ करने में जाता रहेगा, क्योंकि ये राशि कैसे दी जानी है,
मंथली दी जानी है या एनुअली दी जानी है। तो जैसा भी कोर्ट आदेश करे वो कहेगा कि उस प्रॉपर्टी को बेचो, प्रॉपर्टी को बेच के उसका पैसा कहाँ लगाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दो, सरकारी प्रतिभूतियों में। And in any other case of a capital sum charged on the property of the amount sufficient to meet the encumbrances and any interest due thereon. आपने ऊपर ये भी पढ़ा था पैरा में कि कैपिटल अमाउंट यानी एक मुश्त रकम भी होगी, तो वो एक मुश्त रकम अगर होगी तो उसके बारे में भी कोर्ट क्या कह सकता है, आदेश दे सकता है कि भैया उसको आपको जमा कराना है। लेकिन ये कह रहा है आगे, but in either case there shall also be paid into court such additional amount as the court considers will be sufficient to meet the contingency of further cost, expenses and interest and any other contingency. ये कह रहा है कि भैया कोर्ट उतनी राशि तो कहेगा कि जमा करा दो, लेकिन अगर उतने से काम नहीं चले, आगे जाके कोर्ट के और कोई खर्चे हों, किसी प्रकार का कॉस्ट होता है और एक्सपेंसेस होता है, तो अन्य राशि फर्दर अमाउंट जमा कराने के लिए भी न्यायालय पक्षकार को आदेश दे सकता है। वो अमाउंट 40,000 थी एवरी मंथ जो देनी थी, उसका तो इंतजाम कोर्ट ने कर लिया, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है और एक्सपेंडिचर भी इस मैटर में हो सकते हैं तो वो जमा कराने के लिए भी पार्टी को ही कहेगा। लेकिन ये कह रहा है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 1/10 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट टू बी पेड। ये कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप कहोगे ना वो 10% हो सकता है ओरिजिनल अमाउंट के, नॉट मोर देन। जो हम एक्स्ट्रा पैसा कह रहे हैं ना खर्चों के रूप में आप जमा करा दो, वो ओरिजिनल अमाउंट जो जमा करानी थी उसका 1/10 ही हो सकता है, नॉट मोर देन। जैसे 40,000 रुपए अगर जाने हैं एवरी मंथ तो उसका 10% हुआ 4,000। 4,000 ही मैक्सिमम वो एक्स्ट्रा खर्चे के रूप में, फर्दर कॉस्ट के रूप में आदेश देगा, उससे ज्यादा नहीं। भाई 40,000 तो देने हैं और फर्दर कॉस्ट के रूप में कोर्ट कह रहा है हर महीने 40,000 और जमा कराओ, ऐसे थोड़ी होगा। रीजनेबल अमाउंट होगी खर्चों की, तो वो 10% से ज्यादा नहीं होगी। अगर लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ज्यादा भी हो सकती है, अनलेस द कोर्ट फॉर स्पेशल रीजंस which it shall record things fit to require a larger additional amount. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये 4,000 से काम नहीं चलेगा, आई मीन 1/10 से काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए, तो कोर्ट अगर ऐसा उचित समझेगा तो पहले इसके रीजंस को लिखेगा, उसके बाद में ये आदेश दे सकता है कि भाई इसमें 10% से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो 20% देना पड़ेगा। क्लियर? बी पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, thereupon the court may, if it thinks fit and after notice to the encumbrancer। अब कोर्ट ने पहले वाले पॉइंट में तो काम कर लिया, आदेश दे दिया पार्टी को कि बेचो प्रॉपर्टी और उसका फला फला अमाउंट जमा करा दो, फर्दर कॉस्ट भी जमा करा दो। उसके बाद नोटिस किसको देंगे, जिसके पक्ष में वो भार क्रिएट किया गया था, एनकम्ब्रेंसर को नोटिस दिया जाएगा। Unless the court for reasons to be recorded in writing thinks fit to dispense with such notice। नोटिस देना जरूरी बताया, किसको नोटिस देंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं उस महिला के फेवर में भरण पोषण भत्ता मिलना था, तो उस महिला का उस प्रॉपर्टी पे चार्ज था, वो एनकम्ब्रेंसर थी, तो उसको नोटिस देंगे भाई आपकी प्रॉपर्टी का, आपका अब उस प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, वो प्रॉपर्टी का किराया आपको नहीं मिलेगा। अब इसकी व्यवस्था ये हुई है कि अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा है, ये आपको एवरी मंथ मिलता रहेगा, ये आपको नोटिस हम दे रहे हैं। ये न्यायालय के द्वारा नोटिस उस पक्षकार को, एनकम्ब्रेंसर को दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये नोटिस दिया जाना उचित नहीं है, तो कोर्ट इसके कारण लिखेगा कि भाई इसकी छूट मिल गई नोटिस की, लेकिन किस कारण से मिली है ये कोर्ट को लिखना पड़ेगा। डिक्लेयर द प्रॉपर्टी टू बी फ्रीड फ्रॉम द एनकम्ब्रेंस, और कोर्ट उस प्रॉपर्टी को घोषित करेगा कि अब इस पे कोई भार नहीं है, ये लदी फदी नहीं है, ये खाली है, फ्री है, आजाद है। एंड मेक एनी ऑर्डर फॉर कन्वेंस, और इसका अंतरण किया जा सकता है, और वेस्टिंग ऑर्डर मतलब किसी और में निहित करने का आदेश अन्य पक्षकार में, प्रॉपर फॉर गिविंग इफेक्ट टू द सेल, ताकि सेल प्रभाव में तभी आएगी जब वो फ्री होगी। एंड गिव डायरेक्शंस फॉर द रिटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी इन द कोर्ट, और आदेश देगा कि कोर्ट के पास ये राशि आपकी जमा रहेगी, जो राशि आपने एनकम्ब्रेंसर के लिए दी है। After notice served on the persons interested in or entitled to the money or fund in the court,
उन लोगों को हमने नोटिस दिया था कोर्ट के द्वारा जो लोग इसमें हितबद्ध हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज, जैसे कि एनकम्बरेंसर। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट में डायरेक्ट पेमेंट और ट्रांसफर thereof to the persons entitled to receive or give a discharge for the same। पैसा कोर्ट अपने पास थोड़ी रखेगा, किसको दे देगा? जिस जो हकदार है उसको दे देगा। And generally may give directions respecting the application or distribution of the capital or income thereof। कोर्ट जनरली क्या करता है? आदेश दे देगा। एज ए जुडिशियल ऑफिसर क्या करेंगे आप? 2 करोड़ की राशि आई है, अब उसको क्या करें? अपने पास रखे रहे? उसको क्या करोगे? जिसकी है उसको दे के फ्री हो जाओ, ऑर्डर दे दो। An appeal shall lie from any declaration, order or direction under this section as if the same were a decree। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, क्या इस आदेश की अपील हो सकेगी जो धारा 57 में दिया जाता है प्रॉपर्टी को फ्री करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए? यस, इसकी अपील हो सकेगी। कैसे हो सकेगी? ठीक वैसे ही जैसे डिक्री की अपील होती है, वैसे इस धारा में दिया गया कोई भी न्यायालय का आदेश है तो उसकी भी अपील हो सकती है। कौन से कोर्ट में होगी ये आपको ई पॉइंट बता रहा है। इन द सेक्शन कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के पास है पहली पावर। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट जज जिसकी लोकल अथॉरिटी में वो प्रॉपर्टी है उसका कोई भाग सिचुएटेड है। या फिर तीसरे में इसने कहा अन्य कोई भी अदालत जिसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बता देती है। तो कोर्ट का मतलब आपको यहाँ पे बताया गया। अब बताइए सेक्शन 57 क्लियर? एनी डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में भी तो आप पूछिए। तो कोर्ट के पास जो पावर है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज कर सकता है एनकम्ब्रेंस। यस, इट्स गोइंग ऑन। भाई टीचर्स बड़े बड़े काम करते हैं ना तो भूल जाते हैं। तो आपको क्लियर हुआ ये सेक्शन? कोई डाउट ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल? No, ma'am. मेरे पढ़ाने के बाद रह ही कहाँ जाता है कोई सवाल? बशर्ते बशर्ते कि फाइनल एग्जाम में तुमको मेरे पढ़ाए हुए मिल जाए नहीं तो पता चले भैया रिसर्च तो करा दी। हमारे यहाँ एक मतलब बहुत सीनियर फैकल्टी रहे हैं। अब यूं मैं मजाक की वजह से नहीं कह रही, लेकिन मैं मतलब बता रही हूँ कि उनका जो पढ़ाने का था कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को पढ़ाते थे। उनको ए से जेड आना चाहिए इस सब्जेक्ट में। सीपीसी पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, पढ़ाते थे, अभी तो एज की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे। तो स्टूडेंट का जनरली ये रहता था, मैम इतनी रिसर्च, मैम सीपीसी में पीएचडी नहीं करनी हमको हमको बेसिक बेसिक बता दो। तो मैं कई बार थोड़ा सा पढ़ाते समय घबरा सी जाती हूँ कि भैया मेरे साथ कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं इन डेप्थ इतना ले जाऊं कि स्टूडेंट्स कहे नहीं भैया इतना गहराई में मत डुबाओ मैम कि ऊपर आना मुश्किल हो जाए। तो चलिए आपका ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, यू डिड ए गुड जॉब विथ मी आप टीपी पढ़े हैं सीमा मैम के साथ, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप कि चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है आपका। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। बहुत शानदार लेंदी और बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 की तरह। 5 to 53 ये पढ़ा था आपने तो। लेकिन उस उधर क्या था, कंसेप्ट बहुत सारे अलग अलग थे पढ़ने थे। यहाँ एक कंसेप्ट है, उसकी वैरायटी। जैसे अपन चोरी पढ़ेंगे उसका एग्रावेटेड फॉर्म पढ़ते हैं आप आईपीसी में, है ना? या आपने हर्ट पढ़ा उसकी एग्रावेटेड फॉर्म्स आती हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल प्यारा सा चैप्टर है। सो मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्ज के बारे में अपन जानेंगे सेक्शन 58 में। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड, सबको एक साथ 58 में बता दिया। थैंक यू टू ड्राफ्ट करने वालों को अलग अलग धाराओं से बचा लिया। और ए पॉइंट आपको क्या बता रहा है यहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन 58 ए में बताई गई है। क्लासिफिकेशंस बी से शुरू हैं, 58 बी से। क्योंकि क्या है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे पूछे ना क्लासिफिकेशन सिंपल मॉर्गेज बताओ, तो अपने दिमाग में गणित क्या बैठती है, ए बी सी डी, तो ए में सिंपल होगा। नो, ए में क्या है, डेफिनेशन। A mortgage is the transfer of an interest। mortgage क्या है, इंटरेस्ट का ट्रांसफर, हित का अंतरण। हित का मतलब क्या होता है,
अपन शुरू से जानते आए हैं, मतलब अधिकार। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति ओनर जो प्रॉपर्टी का है उसको बंडल ऑफ राइट्स हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, उनमें से कुछ अधिकारों को वो ट्रांसफर करता है। तो उन अधिकारों के अंतरण को, कुछ राइट्स के ट्रांसफर को यहाँ पे इसने कहा है हित का अंतरण। वो हित यानी वो राइट्स जो ओनर के पास है। इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका इंटरेस्ट किसमें, एक व्यक्ति का इंटरेस्ट किसमें, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम मॉर्गेज जब करेंगे तो अगर मैं ये शब्द कहती हूँ मैं अपनी सारी संपत्ति को बंधक रखती हूँ, अब मैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल माय प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। एक्स नाम की प्रॉपर्टी जो फला फला जगह सिचुएटेड है, तभी तो उसका मॉर्गेज होगा। तो ये लैंग्वेज नहीं चलेगी कि आपने एम्बिग्विटी कर दी, हम पता लगाते रहे साहब आपकी संपत्ति क्या है। आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि आपकी ये प्रॉपर्टी इतनी एरिया की है, इतना उसमें कंस्ट्रक्शन है, या फला फला उसकी वैल्यू है, उसका पूरा उल्लेख, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। उसका मतलब है यहाँ स्पेसिफिक, विनिर्दिष्ट। और किसका होता है ये मॉर्गेज, हमेशा अचल संपत्ति का। फॉर द पर्पस, अब उद्देश्य क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड। पहला उद्देश्य इसका है कि जो पैसा दिया जा रहा है एडवांस में, उसकी सिक्योरिटी के लिए। जब हम कोई लोन लेते हैं क्रेडिटर से, लोन के बदले में उस हम क्या करते हैं, क्रेडिटर को, लेनदार को सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा अगर ये प्रतिभूति की है, कौन सी सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कि क्रेडिटर सिक्योर्ड हो जाए कि अगर उसका पैसा नहीं मिलेगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के रिकवर कर लेगा पैसा। तो जो पैसा एडवांस में हमें मिल रहा है उसकी सिक्योरिटी के रूप में अगर हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, तो वो कहलाता है मॉर्गेज, बंधक कहलाता है। और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन, या फिर किस रूप में, लोन के रूप में भी दिया जा सकता है, एडवांस के रूप में भी दिया जा सकता है। एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, ध्यान देने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग जो अभी आप लोन ले रहे हो उसी के लिए ही आप मॉर्गेज कर रहे हो। आप भविष्य में कोई लोन लेना चाहते हो, अभी आपने लोन लिया नहीं है लेकिन आप 4 दिन बाद लेंगे, 4 महीने बाद लेंगे, उसके लिए आप आज मॉर्गेज कर रहे हैं, दैट कैन बी डन ऑल्सो, वो भी हो सकता है फ्यूचर डेट के लिए। और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू ए पिक्यूनरी लायबिलिटी, या फिर किसी ऐसे वचनबंध का पालन, यानी ऐसे प्रॉमिस को हमें पूरा करना है, परफॉर्मेंस करने का हम सिक्योरिटी दे रहे हैं जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है। देखिए यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है ये मॉर्गेज का। जनरली स्टूडेंट्स जो है वो एक ही मतलब समझ लेते हैं फॉर द जनरल, जैसे अभी अपन शुरू भी करते हैं मॉर्गेज क्या होता है, तो प्राइमा फेसाई डेफिनेशन यही आती है कि साहब जो पैसा एडवांस लिया है उसकी सिक्योरिटी के रूप में। लेकिन एक और इसका ऑब्जेक्ट होता है कि पिक्यूनरी लायबिलिटी को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मॉर्गेज का। तो पिक्यूनरी लायबिलिटी यानी आर्थिक दायित्व क्या होता है, देखिए अपन ने कोई भी कॉन्ट्रैक्टराइज किया, ए बी से कहता है कि मैं आपको 100 टीवी सेट बेचूंगा और मैं फला तारीख को बेचूंगा। अब यहाँ पे बी को लगता है कहीं ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो, कहीं इसने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मेरा तो आगे फला फला नुकसान हो जाएगा ना। तो मैं कैसे आपकी बात पे भरोसा करूं कि आप मुझे 100 टीवी सेट फला डेट पे दे देंगे, क्योंकि मुझे फिर आगे किसी को डिलीवर करना है। तो जो सेलर है वो कहता है नहीं नहीं श्योर मैं आपको दे दूंगा। तो बायर कहता है कोई गारंटी है इस बात की, कोई जिम्मेदारी ले सकते हो, कोई सिक्योरिटी दे सकते हो। तो यहां अगर उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कोई सिक्योरिटी दी जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो भी मॉर्गेज ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो 100 टीवी सेट राइट टाइम पे पे नहीं कर, सॉरी डिलीवर नहीं कर सका, तो क्या होगा, आर्थिक दायित्व उत्पन्न होगा, इकोनॉमिक लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी क्या, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा ना यहाँ पे सेलर को, बायर को। तो लाइबिलिटी कौन सी अराइज हो रही है, पिक्यूनरी, यानी आर्थिक दायित्व उत्पन्न हो रहा है। तो जहां कहीं पिक्यूनरी लायबिलिटी यानी आर्थिक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना होती है, वहां पर भी सिक्योरिटी के रूप में इमूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है कि आप अपने प्रॉमिस को पूरा करोगे, और नहीं करोगे तो ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जो भी मेरा नुकसान होगा मैं उस प्रॉपर्टी से रिकवर करूंगा। ऐसा नहीं कि सूट तो फाइल यूं भी हो सकता है, पर्सनल लायबिलिटी होगी उस व्यक्ति के खिलाफ कि भैया आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, यही तो करते हैं अपन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, आपने 5 लाख का नुकसान किया, मैंने आपके खिलाफ सूट फाइल किया और कोर्ट से अपन अमाउंट रिकवर करेंगे।
कोर्ट दिलवाएगा हमें। लेकिन यहाँ हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बजाय हम क्या कर रहे हैं, संपत्ति को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, अमाउंट तो पे होगा ही होगा। जो सेलर और बायर के बीच में जो भी प्राइजेस हैं वो तो फिक्स हैं ही, लेकिन वो कह रहा है आप ये परफॉर्मेंस करोगे कि नहीं, इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपके लिए सिक्योरिटी चाहता हूँ। सिक्योरिटी दीजिए, आप गारंटी दीजिए कि आप पूरा कर लेंगे। आप इंस्टीट्यूट में आए कोर्स के लिए, दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप कोचिंग करने आते हैं, हमने आपको कहा भाई ये फाउंडेशन कोर्स फला फला टाइम में कंप्लीट होगा, 1 साल में कंप्लीट होगा, ये हमने आपको चीजें अपने संस्था की बताई, जो हमारे हमने इसका ग्राफ बना रखा है। अब परफॉर्मेंस के लिए आपका कहना ये है, क्या नाम है अभी, तो आप यू आर इन डेमो, क्या नाम है आपका, पूजा। पूजा कहती है साहब मैंने तो इनसे सुना है, जो अभी ये पहले बैठे हैं, आप तो पढ़ाते ही रहते हो, कोर्स पूरा नहीं करते हो। है नहीं ऐसा, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो अब ये है ना प्रॉमिस के लिए, ये क्या कहते हैं साहब, आप तो ये प्रॉमिस करो कि भाई आप कोर्स पूरा कराओगे, परफॉर्मेंस करोगे, मैं दूसरे शहर से आ रही हूँ, यहाँ रहने का इंतजाम करूंगी, पास में पता चले कि आप कोर्स ही पूरा नहीं करा रहे हैं। 1 साल का कोर्स अगर 2 साल में पूरा कराएंगे तो फिर क्या होगा। हमने कहा नहीं नहीं, हम प्रॉमिस पूरा करेंगे, 1 साल में आपको बोला है तो 1 साल में ही कोर्स पूरा कराएं। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पे भरोसा नहीं है, आप तो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करो, सिक्योरिटी दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्गेज की, प्रॉपर्टी की मॉर्गेज हम रखवा रहे हैं, किसी अचल संपत्ति की प्रतिभूति रखवा रहे हैं, इसलिए कि हम ये आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम अपने वचन का पालन करेंगे, हम अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे। परफॉर्मेंस के लिए देना नहीं है उसको कुछ भी राशि हमें, अगर कि हमने परफॉर्मेंस कर दिया तो हमें देना नहीं है। लेकिन हम सेकंड पार्टी को अगर हम ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो कोई ना कोई आर्थिक दायित्व जो है, पिक्यूनियरी लायबिलिटी अराइज होती है, उसे पूरा करने के लिए मॉर्गेज किया जाता है। मॉर्गेज केवल एक उद्देश्य से नहीं किया जाता, दो ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर हो गई बात, पिक्यूनियरी लायबिलिटी वाली बात ठीक से क्लियर हो गई। आप देखिए आगे, ये कह रहा है द ट्रांसफर जो है, यानी जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है वो बंधक करता होता है, ट्रांसफरी बंधक ग्रहीता मॉर्गेजी होता है, प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड द मॉर्गेज मनी। वो पैसा जो मेन प्रिंसिपल मनी है लोन का, और उसके साथ जो ब्याज की राशि है वो कहलाएगा मॉर्गेज मनी, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है तो वो कहलाएगा मॉर्गेज डीड, बंधक विलेख। अब नोटबुक निकालिए, लिखिए असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज, बंधक के आवश्यक तत्व। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के हित का अंतरण, स्थावर संपत्ति के हित का अंतरण। नंबर 2, स्थावर संपत्ति का विनिर्दिष्ट होना, स्थावर संपत्ति का विनिर्दिष्ट होना, इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक। नंबर 3, पर्पस ऑफ मॉर्गेज, पर्पस ऑफ मॉर्गेज should be as security, purpose of mortgage should be as security, बंधक का उद्देश्य प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए, प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए। अब बताओ इन एसेंशियल एलिमेंट्स में से कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। डेफिनेशन में अपन ने सारे डिस्कस किए। मैम हेडिंग क्या लिखा है इसकी? हाँ जी, हेडिंग 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 इसका है बंधक के आवश्यक तत्व, बंधक के आवश्यक तत्व। अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसी में से ये सारे एसेंशियल्स अपन ने निकाले हैं। अब अपन पढ़ते हैं टॉपिक मॉर्गेज और सेल में क्या डिफरेंस होता है, बंधक और विक्रय में अंतर। मैं आपको बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखवाऊंगी, अंतर का आधार। इसमें लिखिए नंबर 1 पॉइंट ट्रांसफर, अंतरण।
आप मुझे बताइए कि मॉर्गेज में क्या ट्रांसफर होता है? मॉर्गेज में पोजेशन जरूरी होता है? मैंने तो नहीं बताया। क्या जरूरी होता है? हित का अंतरण। ट्रांसफर किसका होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सेल में किसका ट्रांसफर करते हो आप? ओनरशिप का। तो ये की पॉइंट दोनों में लिख लीजिए। एक जगह ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी जगह क्या? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नंबर 2 पॉइंट है पार्टीज, पक्षकार। बताइए मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? मतलब मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज क्या कहलाती हैं? सॉरी, मॉर्गेज एंड मॉर्गेजी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? डेटर और क्रेडिटर का, है ना। लेनदार और देनदार होते हैं, बंधकदार और बंधक ग्रहिता। तो इन और सेल में जो दोनों पार्टीज होती है वो कौन है? बायर एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता। नंबर 3 है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। मॉर्गेज का सब्जेक्ट मैटर बताइए, कौन सी संपत्ति का बंधक हो सकता है? ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल किसका हो सकता है? दोनों प्रॉपर्टीज का हो सकता है। सेल का अचल का भी और चल का भी। अचल यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सेल के प्रोविजंस आपको टीपी एक्ट में मिलते हैं, और मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के बारे में सेल ऑफ गुड्स में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट्स, अधिकार। मॉर्गेजर के पास क्या राइट है जब वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है? मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक्स नाम की आपको मॉर्गेज कर दी। अब मेरे पास क्या अधिकार है? क्या मैं अपनी उस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी भी कुछ राइट सेव रखती हूँ? क्या है मेरे पास? ओनरशिप तो मेरी ही है, हो सकता है पोजेशन भी मेरा ही हो। और क्या मैं दोबारा ऐसे मॉर्गेज कर सकती हूँ? यस, इतने सारे राइट्स हैं मॉर्गेजर के। विक्रेता जब अपनी प्रॉपर्टी को क्रेता को बेच देता है तो क्या रह जाते हैं उसके पास? राइट्स। सेलर के पास कुछ रह जाता है? नथिंग। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, अंतरिति के अधिकार। मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज कौन सी है? मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। मॉर्गेजी कौन होता है? ट्रांसफरी, अंतरिति, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। उसका क्या ये अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी को दोबारा मॉर्गेज कर दे, बेच दे? नो, उसके पास नहीं है ये राइट्स। लेकिन सेल में बायर के पास क्या आ जाते हैं? सारे राइट्स आ जाते हैं। वो दोबारा से अगर किसी और को ट्रांसफर करना चाहे, कोई और तरीके से डिस्पोज ऑफ या कन्वे करना चाहे, कर सकता है, क्योंकि जितने भी सेलर के राइट्स थे वो सारे अब ट्रांसफरी बायर के पास आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं मॉर्गेज एंड प्लेज में डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड प्लेज, बंधक और गिरवी में अंतर देख लेते हैं। इसका भी अपन बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, अंतर का आधार नोट कर लीजिए, और की पॉइंट्स के साथ अपन इसे चलते हैं। सबसे पहले है रिलेवेंट लॉज, संबंधित विधियां। मॉर्गेज से रिलेटेड लॉ कहां पर है? टीपी एक्ट में, चैप्टर नंबर 4। फ्लैट से रिलेटेड लॉ कहां पर मिलेगा हमें? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 179। प्लेज के बारे में प्रोविजंस आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलते हैं। गिरवी क्या होती है ना। प्लेज क्या होता है कि ये भी सिक्योरिटी होता है, इसमें भी दोनों ही बातें आती हैं। प्लेज में भी गिरवी में भी क्या होता है, जो अभी मॉर्गेज के पर्पस पढ़े अपन ने, जब हम लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं, अगर वो सिक्योरिटी इमूवेबल ना होके क्या होती है? मूवेबल अगर होती है तो उसको कहते हैं प्लेज, गिरवी कहते हैं। और यहाँ पे केवल एक पर्पस नहीं होता, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस के लिए भी यहाँ पे लाइबिलिटी जब अराइज की जाती है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, जैसे अपन ने मॉर्गेज में पढ़ा पिक्यूनरी लाइबिलिटी वाला पॉइंट, सेम प्लेज में भी ऑब्जेक्ट एक और होता है, केवल एक पर्पस नहीं होता। बस वहां फर्क ये है कि प्लेज होता है चल संपत्ति का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, मॉर्गेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। दूसरा, मॉर्गेज में जरूरी नहीं होता कि आप पोजेशन ट्रांसफर करो, लेकिन प्लेज में पोजेशन ट्रांसफर जरूरी होता है। ज्वेलरी को रख रहा है दूसरे के पास आप, या आप अपने शेयर्स रख रहे हो, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज रख रहे हो, वो सारी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पोजेशन का, वो जरूरी एलिमेंट होता है। नंबर 2 लिखिए सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर।
मॉर्गेज का सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज का सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में मॉर्गेज में क्या ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हित का अंतरण होता है, जबकि प्लेज में क्या ट्रांसफर होता है, पोजेशन, पोजेशन ट्रांसफर जरूरी होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, कब्जे का अंतरण। इस पॉइंट पे क्लियर है आप लोग कि मॉर्गेज में पोजेशन कंपलसरी नहीं होता जाना, लेकिन गिरवी में प्लेज में कब्जे को देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ क्रेडिटर, लेनदार के अधिकार। मॉर्गेजर को अगर अपना पैसा टाइम पे नहीं मिलता तो खुद ब खुद सेल नहीं कर सकता, उसे कोर्ट की हेल्प लेकर उस प्रॉपर्टी को सेल करना होता है, लेकिन मॉर्गेजी को। और अगर कि प्लेज का मामला है और लोन का अमाउंट नहीं मिला है पौनी को, गिरवी ग्राही को, तो नोटिस देकर भी उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। मतलब मॉर्गेज में तो हमें कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है विक्रय करने के लिए, और वहां वो नोटिस दे सकता है और सेल कर सकता है कोर्ट की बिना मदद के। नेक्स्ट एंड लास्ट, रजिस्ट्रेशन। गिरवी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, हालांकि मॉर्गेज में भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रकार के मॉर्गेज ऐसे हैं जैसे डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स, हक विलेखों द्वारा निक्षेप, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मॉर्गेज, शायद मैं उल्टा बोल गई आपको, मॉर्गेज में डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स को छोड़कर बाकी सब मॉर्गेजेस का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, लेकिन प्लेज में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि वहां तो पोजेशन ही दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, बंधक और भार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज। ये कई बार पूछा जाता है। देखिए, चार्ज के बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक्स नाम की प्रॉपर्टी का जो किराया आना है वो किसको जाएगा, एक महिला के पास जाना है या किसी व्यक्ति के पास जाना है, या इसका जो पर्टिकुलर अमाउंट आएगा बच्चों की एजुकेशन के लिए जाना है ना। जैसे ये माइनर है, बॉय एंड गर्ल, इनकी मैरिज हो रही है और इन दोनों के जो फादर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो बॉय के फादर हैं, मुस्लिम लॉ वाला मैटर है, और दोनों माइनर हैं जिनकी मैरिज हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, खर्चा पानदान की रकम दी जाती है। तो यहाँ जो बॉय के फादर हैं वो गर्ल के फादर से प्रॉमिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो कौन है, दोनों के फादर्स, ये पार्टीज नहीं है। और क्या प्रॉमिस कर रहे हैं बॉय के फादर, कि भाई ये जो एक्स नाम की मेरी प्रॉपर्टी है इसका मेरे पास किराया आता है 25,000 हर महीने, इस 25,000 की राशि को मैं किसको दूंगा, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को दूंगा खर्चाए पानदान के रूप में। अब इस एक्स नाम की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्रिएट हो गया है, भार हो गया है। ये फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी नहीं रही है। अब कोई लोन है क्या यहाँ पे, नहीं है, लेकिन ये दायित्व है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से संबंधित कि इसका जो किराया आएगा वो किसको जाएगा, इस व्यक्ति को जाएगा। अगर लेटर ऑन इसे ये अमाउंट नहीं मिलता, इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं इसके फादर इन लॉ, तो ये गर्ल क्या कर सकती है, शी हैज अ राइट टू स्यू, शी कैन टेक एक्शन। और ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कहलाता है, चार्ज यानी भार कहलाता है। यानी एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, इसको हम विधिक भाषा देना चाहें तो लाइबिलिटी अटैच्ड विद द प्रॉपर्टी, दायित्व जो संपत्ति के साथ जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है उस संपत्ति पर। तो अब आपको मॉर्गेज के बारे में पता है और चार्ज के बारे में पता है। अब बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखिए, अपन इसको देख लेते हैं। नंबर 1, पहले सिमिलर बात की बात करते हैं, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी। सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी, धन के भुगतान की प्रतिभूति, धन के भुगतान की प्रतिभूति, ये कॉमन बात है दोनों में, चाहे मॉर्गेज हो चाहे चार्ज हो, दोनों में क्या हो रहा है, पेमेंट ऑफ मनी के लिए हम क्या दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रतिभूति दे रहे हैं। मॉर्गेज में भी दे रहे हैं क्रेडिटर को, चार्ज में दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिसके फेवर में हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। डिफरेंस में जो पहला पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हित का अंतरण, ये तो लिखिए अंतर का आधार,
बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। अब आप बताइए कि मॉर्गेज के अंदर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या? यही होता है, हित का अंतरण होता है। क्या चार्ज में भी ऐसा होता है क्या, हित का अंतरण? नहीं होता। चार्ज में हित का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लोन। लोन का जो एग्जिस्टेंस है, ऋण का आभास, कहां पे नजर आता है आपको? मॉर्गेज में। क्या चार्ज में ऐसा है? लोन नहीं है, वहां पिक्यूनरी लायबिलिटी अराइज है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्थिक दायित्व, पिक्यूनरी लायबिलिटी। ये पॉइंट पढ़ा है आपने। मॉर्गेज का पर्पस एक और पढ़ा है ना आपने, लोन का भी पढ़ा है, और आपने पढ़ा है पिक्यूनरी लायबिलिटी अगर अराइज हो रही हो तो उसके परफॉर्मेंस के लिए भी क्या किया जा सकता है? मॉर्गेज किया जा सकता है। ये एक और उद्देश्य है बंधक का, लेकिन ये उद्देश्य भार का नहीं है। चार्ज में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। चार्ज में तो केवल एक ही बात है, क्या? सिक्योरिटी दे रहे हैं हम प्रॉपर्टी की कि पेमेंट ऑफ मनी आपको टाइम से हो जाएगा। लिखिए सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, पश्चातवर्ती अंतरिति। अब यहां बोर्ड पे समझिए आप इस पॉइंट को। ये फादर ने प्रॉमिस किया, बॉय के फादर ने गर्ल के फादर को प्रॉमिस किया। लेटर ऑन इस एक्स नाम की प्रॉपर्टी को इस व्यक्ति ने किसको बेच दिया? सी को ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉपर्टी इन्होंने सी को बेच दी। सी ने ये एक्स प्रॉपर्टी खरीद ली, ये इस संपत्ति का मालिक है। अब इसे बाद में पता चला, इसको पहले ये बताया नहीं गया था कि इस पर ये चार्ज क्रिएट है। ये बोनाफाइड वे से प्रॉपर्टी को खरीदता है, प्रतिफल देके, कंसीडरेशन देके, बोनाफाइड वे से सद्भावना पूर्वक खरीदता है। इसे बिल्कुल जानकारी नहीं है किसी प्रकार के चार्ज की। तो इस ट्रांसफरी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। चार्ज इसके ऊपर नहीं आ जाएगा उड़ के, कि यहाँ ये महिला ये नहीं कह सकती इसके खिलाफ कि आपको देना पड़ेगा मुझे प्रॉपर्टी में से पैसा, नहीं कह सकती। इस व्यक्ति के हितों की सुरक्षा की जाएगी। सब्सिक्वेंट क्यों कौन कहलाया ये? ट्रांसफरी। हाँ, लेकिन अगर इसे नॉलेज होती, सूचना होती कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट है, तो इसको पैसा देना पड़ता। ये स्थिति कहां पर है? चार्ज में। लेकिन अगर आप मॉर्गेज की बात करो, तो मॉर्गेज में अगर मैंने क्या किया, पहले निकिता के पास मॉर्गेज रखी प्रॉपर्टी, और उसके बाद मैंने निशा को दी। निशा को पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज निकिता के पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोटिस नहीं होने से सब्सिक्वेंट जो ट्रांसफरी है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी कौन हुआ? सेकंड मॉर्गेजी। सेकंड मॉर्गेजी के आने से और इसके नोटिस में ना होने से फर्स्ट मॉर्गेजी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी फर्स्ट मॉर्गेजी के राइट्स एज इट इज रहेंगे, फिर सेकंड के रहेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि नोटिस नहीं है तो। लेकिन यहां आपने देखा, अगर नोटिस नहीं है तो हम इसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ एक दो पॉइंट शायद और हैं, वो फिर कंप्लीट करते हैं इसको। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में अभी क्या पढ़ा था अपन ने? क्या हर प्रकार के मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है? यस। यस, किसको छोड़ के? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को छोड़ के। लेकिन चार्ज का रजिस्ट्रेशन हमेशा जरूरी नहीं होता। सिर्फ कहां पे जरूरी होता है? जबकि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज इसका क्रिएशन किया गया हो। जब ये चार्ज का क्रिएशन होता है ना, तो चार्ज बाय लॉ भी होता है, मतलब न्यायालय के द्वारा भी हो सकता है क्रिएट। कोर्ट भी दे सकता है ना आदेश। आप सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्या पढ़ते हो? मेंटेनेंस अलाउंस देना है, तो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि मिस्टर ए, आपको अपनी संपत्ति का ये फला फला राशि अपने पेरेंट्स को देनी है, आपको अपनी पत्नी को देनी है, बच्चों के भरण पोषण के लिए देनी है। तो चार्ज कैसे क्रिएट हुआ? कोर्ट के द्वारा। तो चार्ज कैसे होता है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज भी होता है, पक्षकारों के कृत्य द्वारा भी होता है। और कैसे होता है? विधि के द्वारा भी होता है। तो रजिस्ट्रेशन कब जरूरी होगा? जब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो, क्योंकि कोर्ट के द्वारा हुआ है तब तो अब ऑटोमेटिकली वो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, रिकॉग्निशन है उसका। उसके बाद लिखिए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी।
स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये असेंशियल फीचर, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का जो पॉइंट आपने मॉर्गेज में पढ़ा है, चार्ज में ऐसा होना जरूरी नहीं होता। अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी से नहीं क्रिएट हुआ है तो वो अगर स्पेसिफिक नहीं किया उन्होंने, तो वो ये भी वर्ड वहां यूज करते कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से जाएगा ये अमाउंट, दैट कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो। क्योंकि स्पेसिफिक नहीं भी किया हमने तो भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, लेकिन मॉर्गेज क्रिएट नहीं हो सकता। मॉर्गेज के लिए क्या जरूरी होता है? स्पेसिफिक ही जरूरी होता है। यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज, है ना। अभी आपने जो भी पढ़ा उसमें से कोई भी क्वेरी है तो पूछिए।